हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. They are called fundamental rights. हमने पिछले लेक्चर में अधिकारों के बारे में समझा था। हमने पढ़ा था कि जब अधिकारों को रिटन फॉर्म में ला दिया जाता है, जब कानून अधिकारों को मान्यता देती है, तब अधिकारों को असली ताकत मिलती है, तब अधिकारों को लागू किया जा सकता है। दुनिया के मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज के तरह भारत में भी अधिकारों को संविधान में दर्ज किया गया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे लिए फंडामेंटल हैं और उन अधिकारों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया है। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। We have already read in chapter 2 the preamble to our constitution. It talks about securing for all its citizens equality, liberty and justice. Fundamental rights put this promise into effect. They are an important basic feature of India's constitution. हमने चैप्टर 2 में प्रियम्बल के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। प्रियम्बल सभी नागरिकों को इक्वलिटी यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और जस्टिस यानी न्याय दिलाने की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स इन प्रोमिसेस को इफेक्ट में लाते हैं, व्यवहारिक रूप देते हैं। प्रियम्बल में जो इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस लिखा है उसे इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है। अध्याय 2 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। You already know our constitution provides for 6 fundamental rights. Let us look at these one by one. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आइए एक एक करके इन पर नजर डालें। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। It means that the laws apply in the same manner to all, regardless of a person's status. This is called the rule of law. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का स्टेटस कुछ भी हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। Rule of law is the foundation of any democracy. It means that no person is above the law. रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, सब पर कानून समान रूप से लागू होगा। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई आम नागरिक हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। इन सब पर कानून समान रूप से लागू होगा। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। Every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same laws. चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या दूर किसी गांव का एक छोटा किसान हो, सब पर एक ही कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज just because he or she happens to be an important person. कोई भी व्यक्ति लीगली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। कानून की नजर में सब एक समान है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file papers, just like any other citizen. For example, कुछ साल पहले देश के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चीटिंग का केस चला था। सारी तहकीकात करने के बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित किया था, बट जब तक ये केस चला तब तक उन्हें एक आम नागरिक की तरह कोर्ट जाना पड़ता था, सबूत जमा करने पड़ते थे। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम implications ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमारे लिए फंडामेंटल है। संविधान में राइट टू इक्वलिटी को और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। गवर्नमेंट किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स।
किसी भी नागरिक को पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। Similarly, there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playgrounds, and places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public. जनरल पब्लिक यूज के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, वहां किसी व्यक्ति को जाने से, इनका इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places. आपको ये चीजें बहुत नॉर्मल लग सकती हैं, बट हमारे देश में कास्ट सिस्टम पर आधारित समाज में कुछ समुदाय के लोगों को पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोका जाता है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में लिखना बहुत जरूरी था। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। इसलिए इन अधिकारों को हमारे देश के संविधान में शामिल करना आवश्यक था। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इक्वलिटी का प्रिंसिपल गवर्नमेंट जॉब्स पे भी अप्लाई होता है। गवर्नमेंट जॉब्स के किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट के मामले में सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव। किसी भी नागरिक को किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे इसलिए इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता क्योंकि वो किसी खास रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ को बिलोंग करता है। इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। You have read in chapter 4 that the government of India has provided reservations for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. Various governments have different schemes for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kinds of jobs. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने डिफरेंट स्कीम्स के जरिए कुछ नौकरियों में वुमेन, पुअर और फिजिकली हैंडिकैप्ड लोगों को प्रेफरेंस देती है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। Are these reservations against the right to equality? They are not. Equality means treating everyone equally, taking care of their needs. सवाल यह आता है कि क्या ये रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है? ऐसा नहीं है। इक्वलिटी का मतलब है लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना।
Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. इक्वलिटी का मतलब है हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सके, वो जो अचीव करना चाहता है वो कर सके। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. This is what job reservations do. कभी कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। रिजर्वेशन यही काम करता है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। To make this point clear, the Constitution clearly says that such reservation is not a violation of the right to equality. संविधान क्लियरली कहता है कि रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन अप्लाइज इन द सेम वे टू सोशल लाइफ। नो डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल डे टू डे सोशल लाइफ में भी अप्लाई होता है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। संविधान एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। संविधान सरकार को निर्देश देता है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करे। अनटचेबिलिटी कानूनन अपराध है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वो इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain castes. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. Such practice denies them interaction with others or access to public places as equal citizens. यहां अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ सर्टेन कास्ट के लोगों को छूने से बचना भर नहीं है। यहां अनटचेबिलिटी का मतलब है कि किसी खास समुदाय में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखना। इसलिए अनटचेबिलिटी को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहां छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। संविधान ने अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस घोषित किया है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का मतलब है कॉन्स्ट्रेंट्स यानी बाधाओं का ना होना। हमारे जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट का या किसी व्यक्ति का इंटरफेरेंस ना होना। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू देम। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। हम सब एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं, लेकिन हम सब
फ्रीडम भी चाहते हैं। हम अपने मनमर्जी से अपना काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें ऑर्डर दे। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें ये आदेश न दे कि इसे ऐसे करो, वैसे करो। सो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड, असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। थर्ड, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। फिफ्थ, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। सिक्स्थ, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। अब एक एक करके इनको समझते हैं। You should remember that every citizen has the right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates others' right to freedom. Your freedoms should not cause public nuisance or disorder. You are free to do everything which injures no one else. Freedom is not unlimited license to do what one wants. हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मर्जी से इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करें, जिससे दूसरों के स्वतंत्रता का हनन हो। हमारे स्वतंत्रता से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए या पब्लिक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट होना चाहिए। हम वो सब करने के लिए स्वतंत्र है जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लाइसेंस है कि हम जो मन आए वो करें। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वो सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interests of the society. इसलिए सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार हमारे फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। Freedom of speech and expression is one of the essential features of any democracy. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डेमोक्रेसी की वन ऑफ द एसेंशियल फीचर है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पीच, राइटिंग एंड आर्ट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है बोल के, लिख के या आर्ट के किसी फॉर्म में खुद के विचारों को एक्सप्रेस करना। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स। जब हम दूसरों से फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तब हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। इवन इफ 100 पीपल थिंक इन वन वे, यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज अकॉर्डिंगली। हमारी सोच, हमारे विचार दूसरों से अलग हो सकते हैं। चाहे 100 लोग एक जैसा सोच रहे हो, आपका विचार अलग हो सकता है। आप अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं।
आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। You may disagree with the policy of government or activities of an association. हम गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी से या किसी एसोसिएशन के किसी कामकाज से डिसएग्री कर सकते हैं। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversations with parents, friends and relatives. हम गवर्नमेंट के पॉलिसी को, किसी एसोसिएशन के कामकाज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू ए पैम्फलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोएट्री और सॉन्ग्स। हम मैगजीन में, पैम्फलेट में, न्यूज़पेपर में अपने विचारों को पब्लिश कर सकते हैं। हम पेंटिंग्स बना सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, गाने लिख सकते हैं। इन तरीकों से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। However, you cannot use this freedom to instigate violence against others. You cannot use it to incite people to rebel against government. बट हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके लोगों को हिंसा करने के लिए नहीं भड़का सकते, लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए नहीं भड़का सकते हैं। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के बारे में झूठी बातें फैला के उसको डिफेम नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue. Citizens को मीटिंग्स होल्ड करने का, रैलीज निकालने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or seek votes for a candidate or party in an election. वे ये सब किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट पाने के लिए कर सकते हैं, पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए कर सकते हैं। वे ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। But such meetings have to be peaceful. They should not lead to public disorder or breach of peace in society. But ऐसे मीटिंग्स पीसफुल होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए। इन मीटिंग्स के चलते पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। Those who participate in these activities and meetings should not carry weapons with them. जो इन मीटिंग्स में, रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। Citizens can also form associations. For example, workers in a factory can form a workers union to promote their interests. नागरिकों को भी एसोसिएशंस यानी संगठन बनाने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यानी अपने हितों की रक्षा करने के लिए
वर्कर्स यूनियन बना सकते हैं। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। सम पीपल इन अ टाउन मे कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैंपेन अगेंस्ट करप्शन और पॉल्यूशन। किसी शहर में रहने वाले कुछ लोग करप्शन के खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करने की, आने जाने की आजादी है। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, वहां बस सकते हैं। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। लेट अस से अ पर्सन who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever. मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो असम में रहता है, बट वो हैदराबाद में बिजनेस करना चाहता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति कभी हैदराबाद गया ही ना हो। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहां उसका कोई संपर्क ना हो। Yet as a citizen of India, he has the right to set up base there. फिर भी वो भारत का नागरिक होने के नाते उसके पास ये अधिकार है कि वो हैदराबाद जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poorer regions of the countries to prosperous regions and big cities. लाखों लोग इसी अधिकार के चलते गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, देश के पुअर रीजन से प्रॉस्पेरस रीजन की ओर, बड़े शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब। अपना ऑक्यूपेशन चूज करने का अधिकार भी हमें प्राप्त है। कोई भी हमें किसी खास तरह के काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हम अपने मन मर्जी से जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट हमारे काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी ये आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ ये काम करें या वह। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर नॉट फॉर देम। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि आप एक सर्टेन तरह का काम नहीं कर सकते। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट्स कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। जो डिप्राइव्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि आप अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से जुड़े रहिए। वे अपने मन मर्जी से जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, बट उनके काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता और जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता जब तक कि उसे कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस ना मिला हो।
इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. इसका मतलब यह भी है कि सरकार या पुलिस किसी भी नागरिक को बिना लीगल जस्टिफिकेशन के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। Even when they do, they have to follow some procedures. अगर वे ऐसा करते हैं, तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का या डिटेन करने का रीजन बताना पड़ेगा। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पास के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे अपने डिफेंस के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। Let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties, the protection of individual life and personal liberty. हमने पिछले लेक्चर में ग्वांतानामो बे और कोसोवो का एग्जाम्पल पढ़ा था। उन दोनों केसेस में लोगों को सभी अधिकारों, सभी स्वतंत्रताओं में सबसे फंडामेंटल चीज निजी स्वतंत्रता और जीने के अधिकार से वंचित रखा गया था। आइए एक बार फिर से ग्वांतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी मिल जाने के बाद जरूरी है कि उन्हें यह भी अधिकार मिले कि कोई उनका शोषण ना करे। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह सोचा कि संविधान में इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लिखे होने चाहिए ताकि समाज के वीकर सेक्शंस के लोगों का शोषण ना हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इविल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल। संविधान में 3 चीजों के बारे में जिक्र किया गया है और उसे इलीगल घोषित किया गया है। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैरकानूनी घोषित किया है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक हियर मीन्स selling and buying of human beings, usually women, for immoral purposes. First, संविधान इंसानों के अवैध व्यापार को निषेध करता है। ट्रैफिकिंग का मतलब है अनैतिक कामों के लिए इंसानों को खरीदना और बेचना। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं
जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। सेकेंड, आवर कंस्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। सेकेंड, हमारा संविधान फोर्स लेबर या बेगार को निषेध करता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने को निषेध करता है। बेगार इज a practice where the worker is forced to render service to the master free of charge or at a nominal remuneration. बेगार मतलब मजदूरों को अपने मालिक के लिए फ्री में या फिर थोड़े बहुत अनाज के लिए जबरन काम करना पड़ता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. जब मजदूरों को जीवन भर मुफ्त में जबरन काम करना पड़ता है तो उसे बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी कहते हैं। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। Finally, the Constitution also prohibits child labor. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways and ports. थर्ड, संविधान चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी खतरनाक काम जैसे रेलवेज या पोर्ट्स में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करा सकते। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। यूजिंग दिस एज अ बेसिस, मेनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्रीज सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स एंड मैचेस, प्रिंटिंग एंड डाइंग। इसी को आधार बनाकर चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। बीड़ी बनाने वाले इंडस्ट्री में मैचेस यानी दियासलाई बनाने, प्रिंटिंग एंड डाइंग और पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए लॉज बनाए गए हैं। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दियासलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एज वेल। इन दिस केस टू द कंस्टिट्यूशन मेकर्स वे आर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली। राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन भी शामिल है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। हमारे संविधान में इस अधिकार को भी क्लियरली मेंशन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. भारत में मोस्ट ऑफ द पीपल अलग अलग रिलीजियन को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया that the state is concerned only with relations among human beings and not with the relation between human beings and God. सेक्युलरिज्म इस विचार पर आधारित है कि स्टेट का काम, सरकार का काम सिर्फ लोगों के बीच के मामलों को देखना है, लोग और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि जहां कोई भी रिलीजियन ऑफिशियल रिलीजियन ना हो, मतलब
स्टेट किसी भी धर्म को ना फॉलो करता हो। धर्मनिरपेक्ष शासन वो है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ ए प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियंस। इंडियन सेक्युलरिज्म में सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना शामिल है और धर्म से दूरी बनाकर रखना शामिल है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजियंस। स्टेट जब धर्म के मामलों को देखता है तब उसे न्यूट्रल होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। किसी धर्म को फेवर नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों को समान रूप से और सम्मान के भाव से देखना चाहिए। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजियन ही और शी बिलीव्स इन। सभी को अपना धर्म मानने का, उसे प्रैक्टिस करने का और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। सभी रिलीजियस ग्रुप्स या सेक्ट को अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता है, मतलब वे अपने धार्मिक कामकाज कर सकते हैं। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement और allurement। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती, फ्रॉड करके या लालच देकर उसका धर्म कन्वर्ट किया जाए। संविधान हमें इस चीज की आजादी नहीं देता। पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। ऑफ कोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल। कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से अपना धर्म चेंज करना चाहे तो उसे ये आजादी है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने मन मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का ये अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। फॉर एग्जाम्पल, one cannot sacrifice animals or human beings as offerings to supernatural forces or gods. फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सुपरनैचुरल फोर्सेस के लिए किसी जानवर की या किसी व्यक्ति की बलि नहीं दे सकता। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। Religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed. For example, one cannot force a widow to shave head or wear white clothes. जिसमें महिलाओं के आजादी का, अधिकारों का हनन हो, ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी विधवा का मुंडन करना या उसे सफेद कपड़े पहनने को बोलना या मजबूर करना अलाउड नहीं है। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अ सेक्युलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. सेक्युलर स्टेट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियन को फेवर ना करे, उसका पक्ष ना ले, और तो और एक सेक्युलर स्टेट व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यता के कारण उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता या उसे सजा नहीं दे सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना
या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। 10. The government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. There shall be no religious instruction in the government educational institutions. गवर्नमेंट किसी रिलीजियन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस वर्शिप में हिस्सा लेने के लिए या धार्मिक निर्देश मानने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।